गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। हमारा टॉपिक है 12th क्लास का, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसे हमने बताया था उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय सम इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस। सो दीज ब्लू लाइंस आर इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस और हमने एक डाइपोल को इस फील्ड में रखा है। ये जो डायग्राम है ये थोड़ा सा एक्सप्लोर करके दिखाया हुआ है क्योंकि इतना बड़ा डाइपोल नहीं होता, लेकिन इसे समझने के लिए हमने इसको डायग्राम को ऐसे बनाया है। तो प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है डाइपोल में दो इक्वल अपोजिट चार्जेस होते हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम जनरली 2a लेते हैं। सो ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये आपका डाइपोल है। और ये जो डाइपोल है प्यारे बच्चों, इसमें ध्यान रहे, आपकी एनसीईआरटी बुक ने भी लिखा है और आपको भी ध्यान रखना है, दिस डाइपोल इज ए परमानेंट डाइपोल। इसका जो डाइपोल मोमेंट है ये परमानेंट है। परमानेंट डाइपोल का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जो इसका डाइपोल मोमेंट P इज इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे डियर स्टूडेंट, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे क्लोरीन होता है, इसका डाइपोल मोमेंट होता है 0, लेकिन जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो नॉन जीरो हो जाता है। यानी पहले डाइपोल मोमेंट होता नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड रखते ही उसमें डाइपोल मोमेंट आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमारा ये जो डाइपोल मोमेंट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता कि आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो इसका P चेंज नहीं होगा। और ये जो लाइन हमने लिखी है बड़े काम की लाइन है बच्चों, इसमें लिखा है P इज इंडिपेंडेंट ऑफ E। तो यहाँ भी P वेक्टर है, यहाँ भी E वेक्टर है, यानी इसका मैग्नीट्यूड, हमारे डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, आपको पता होगा कि P इज 2AQ। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो हम इसे लिख सकते हैं P वेक्टर इज दिस। तो स्टूडेंट, दिस 2AQ एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ P डज नॉट डिपेंड ऑन E एंड इट्स डायरेक्शन। ये दोनों चीजें बच्चों काम की है कि जो हमारा P है ये ना तो E पे डिपेंड कर रहा ना ही E की डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा। ये दोनों बातें काम की है, क्योंकि कई ऐसे मटेरियल होते हैं जिसका डाइपोल मोमेंट E की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। तो ये बात हमें इसमें ध्यान रखनी है। तो प्यारे बच्चों, जब आप इस डाइपोल को फील्ड में रखते हैं तो फील्ड के जो चार्ज हैं इनके ऊपर फोर्स लगता है प्यारे बच्चों, क्योंकि कोई भी चार्ज होगा जब आप उसे फील्ड में रखेंगे तो देयर विल बी ए फोर्स। तो इस पे एक फोर्स लगा, पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड की डायरेक्शन के साथ फोर्स लगता है, तो ये है QE फोर्स इस डायरेक्शन में। इस पे फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे हमेशा फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है, दिस इज -QE फोर्स। एंड डियर स्टूडेंट, ये जो फोर्स लग रहे हैं, दीज टू फोर्सेस आर फोर्सेस ऑन डाइपोल आर इक्वल हैं, ऑपोजिट हैं एंड सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। इस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस का मतलब ये है कि QE और ये QE के बीच में एक डिस्टेंस है, यानी ये इस लाइन के साथ लग रहा है, ये इस लाइन के साथ लग रहा है। इसको हम एक और भी वर्ड देते हैं फिजिक्स में, लाइन ऑफ एक्शन। सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस का मतलब है दे हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, यानी जिस लाइन के साथ ये लग रहे हैं वो दोनों की अलग है। तो डियर स्टूडेंट,
इक्वल अपोजिट। इक्वल अपोजिट का मतलब इनके ऊपर नेट फोर्स 0, हेंस नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज 0, क्योंकि इक्वल अपोजिट फोर्स है, ये देखिएगा। लेकिन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन या सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इसके होने के कारण इस पर टॉर्क लगेगा, ठीक है, बट इट विल एक्सपीरियंस सम टॉर्क। और प्यारे बच्चों, जो टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला होता है, आपने 11th क्लास से भी पढ़ा होगा, टॉर्क इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल। और प्यारे बच्चों, यहाँ आर्म ऑफ कपल का मीनिंग क्या है? आर्म ऑफ कपल का मीनिंग है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। सो स्टूडेंट, यहाँ हमने लिखा टॉर्क इज मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, यानी आप चाहे ये फोर्स ले लीजिए, ये फोर्स ले लीजिए, आपने उसका मैग्नीट्यूड लेना है बस। और प्यारे बच्चों, मैग्नीट्यूड अगर आप ये लेंगे तो बेसिक बात है, मैग्नीट्यूड का मतलब पॉजिटिव, यानी यू हैव टू टेक क्यू ई। सो टॉर्क इज क्यू ई। अब लेना है आर्म ऑफ कपल, और आर्म ऑफ कपल इनमें क्या है? इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कह सकते हैं हम। प्यारे बच्चों, ये है, ये ब्लैक लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब भाई ये जो फोर्स है ये इस लाइन के साथ लग रहा है, ये जो फोर्स है इस लाइन के साथ लग रहा है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये यहाँ तक का, जहाँ से मैंने इसको पकड़ा हुआ ऊपर, यहाँ से लेकर नीचे तक का, ये है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों फोर्सेस के बीच में। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे पता लगेगा? तो हम एक काम कर लेते हैं, इस ट्राइंगल को पूरा कर लेते हैं। हमारा जो P है, P, और इसकी डायरेक्शन दी जाती है हमारे यूनिट वेक्टर कैप P कैप से। P कैप होता है -q टू +q। तो प्यारे बच्चों, P की डायरेक्शन ये हो गई -q से +q। और प्यारे बच्चों, ये डायरेक्शन हो गई तो ये एंगल हो गया P और A के बीच में थीटा, क्योंकि E देख रहे हैं, E की डायरेक्शन ये है, P की डायरेक्शन ये है, दिस इज एंगल थीटा। तो ये एंगल अगर थीटा है तो प्यारे बच्चों ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये लाइन वही लाइन है और ये इसके पैरेलल है। अब प्यारे बच्चों, इसको एक नाम दे देते हैं ट्राइंगल को, ट्राइंगल A, ट्राइंगल B, ट्राइंगल C। तो ये जो AB है ये है हमारा आर्म ऑफ कपल या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स QE लिखा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या आर्म ऑफ कपल हमारा ये है जिसको हमने AB लिखा। डियर स्टूडेंट, इन दिस ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC आप लिख सकते हैं AB by 2A। दिस इज AB परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज AC विच इज इक्वल टू 2A। तो AB by 2A इज साइन थीटा। AB आपके पास आ गया 2A साइन थीटा। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास टॉर्क इज QE एंड AB इज 2A साइन थीटा। और प्यारे बच्चों, 2A इंटू Q, ये हमारे पास बन गया P। तो टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। ध्यान से देखो बच्चों, इन तीनों एक्सप्रेशंस में मैंने T के ऊपर एरो नहीं लगाया है, क्योंकि हमने अभी इसकी डायरेक्शन की बात नहीं की है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो
ऐसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। ये हमारा इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। क्योंकि आपने बच्चों 11th क्लास में पढ़ा है, आराम से ध्यान भी होगा आपको, कि ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा। सो स्टूडेंट पी ई साइन थीटा को मैं पी क्रॉस ई लिख सकता हूँ। इस एक्सप्रेशन से टी इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा से आप कह सकते हैं इफ थीटा इज 90 डिग्री देन टॉर्क विल बी मैक्सिमम एंड दैट विल बी पी ई। आप थीटा की जगह 90 रखिएगा तो साइन थीटा इज 1, टॉर्क इज पी ई विच इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू। एंड इफ डियर स्टूडेंट थीटा इज 0 और 180 टॉर्क विल बी 0। और इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंडेंसी भी रहेगी कि जो डाइपोल है ये फील्ड के साथ रहे। आप देखो ये हमारे पास मान लो डाइपोल है, एक फोर्स यूं लगता है, एक फोर्स यूं लगता है, तो जब ये दो फोर्स लगेंगे तो ये यूं हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड चाहेगा कि इसका जो डाइपोल है ये इसके साथ आ जाए। सो डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड टू अलाइन द डाइपोल along the field। और इसके साथ बच्चों अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हुआ, इफ E इज नॉन यूनिफॉर्म, तो फिर क्या होगा? तो देखिए बच्चों, हम सबसे पहले एक डाइपोल लेंगे। आपकी जो बुक ने केस लिया है वही केस हम लेंगे। ये हमने एक डाइपोल लिया, प्लस क्यू चार्ज इस पे है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है। ये हमारा डाइपोल हो गया। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा बच्चों, वो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि ये मैंने डायरेक्शन ले ली, इस डायरेक्शन में फील्ड बढ़ता है, यानी अगर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो फील्ड बढ़ता चला जाएगा। तो बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर फील्ड कम है, यहाँ पर फील्ड ज़्यादा है। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है क्यू ई माइनस का, ये फोर्स कम होगा। और प्यारे बच्चों ये क्यू ई प्लस का ज़्यादा होगा, इसलिए मैंने इस एरो को बढ़ा के इसको मैंने छोटा किया है। तो इन दिस केस टॉर्क भी लगेगा और प्यारे बच्चों नेट फोर्स भी 0 नहीं होगा। लेकिन ध्यान रहे, टॉर्क कब लगेगा? जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बनाएगा। अगर हम इस सिचुएशन की बात करें तो यहां पर हमारा जो P है वो E के पैरेलल है, तो पैरेलल है तो टॉर्क नहीं लगेगा। फिर चाहे कोई सी भी सिचुएशन, चाहे ये हो चाहे ये हो, क्योंकि पैरेलल में एंगल 0, 0 पे टॉर्क नहीं लगेगा। तो स्टूडेंट, टॉर्क विल बी नॉन 0 इफ थीटा इज अदर देन 0 और 180 एंड फोर्स इज नॉन 0। यहां पर हमारा फोर्स क्या था प्यारे बच्चों? 0 था। फोर्स 0 था क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड था। यहां नॉन 0 है क्योंकि नो यूनिफॉर्म फील्ड है। और प्यारे बच्चों, टॉर्क 0 इफ थीटा इज 0 और 180, यानी इस केस में भी थीटा 0 और 180 होगा तो भी हमारे पास टॉर्क विल बी 0। प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से नोट्स बनाओ फेयर कॉपी में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।